हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू पढ़ो, एक ऐसा चैनल जो एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए, हमारे साथ आखिर तक बने रहिए जिससे आप इस पूरे टॉपिक की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम यह देखेंगे कि आज हम एक्चुअली करेंगे क्या, हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग हैं, उनकी व्याख्या देखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके अलावा हम अपना रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि तंत्र का पूरा रास्ता देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म। दीज ऑल थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू स्टे विद अस टिल द एंड। आपको हमारे साथ आखिर तक बना रहना पड़ेगा इन टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो नाउ एज आई टोल्ड यू, वी विल स्टडी द ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले श्वसन तंत्र के अंगों को पढ़ेंगे। तो कौन कौन से अंग इसमें हैं श्वसन तंत्र में, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे लिस्ट भी प्रोवाइड की है। सबसे पहले आती है हमारी नॉस्ट्रिल्स, दूसरा होता है नेजल कैविटी यानी नासाद्वार। यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज बेसिकली द नेजल कैविटी। थर्ड वन इज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, हिंदी में इसे ग्रसनी कहते हैं। द फोर्थ वन इज लैरिंग्स। लैरिंग्स एक नया टर्म है, लैरिंग्स मीन्स आपका कंठ। फिफ्थ वन इज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज बेसिकली द विंड पाइप और इसे हम हिंदी में श्वास नली भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एल्वियोली, एंड द लास्ट वन इज लंग्स। वी विल स्टार्ट विद द फेरिंग्स। सो व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन पैसेज है, हमने अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सर्च करके भी उसे देख सकते हैं। इट इज येट अनदर टॉपिक फॉर मेंस एग्जामिनेशन, इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जो फूड और एयर दोनों के लिए है। तो जो फूड पाइप होता है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं और जो विंड पाइप होता है, जो श्वास नली होती है, उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द ट्रेकिया एंड सिंस इट इज नॉट अ डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए आपको ईसोफेगस नहीं दिखेगा, बट फेरिंग्स एक्ट एज ए कॉमन पैसेज। फेरिंग्स में ही एक एपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन नुमा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा जो ट्रेकिया है उसको क्लोज रखता है व्हाइल वी आर ईटिंग समथिंग। जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो चबाते समय हमारे ट्रेकिया में या विंड पाइप में कोई खाने का कण ना चला जाए। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल। आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में हम कंठ कहते हैं, जो आपका गले का रीजन है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। बेसिकली इट इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है यानी कि जो विंड पाइप है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं और लैरिंग्स के ऊपर होता है फेरिंग्स और यहीं पे मैंने आपको बताया होता है एपिग्लॉटिस। वी विल मूव फर्दर, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखेंगे व्हाट इज ट्रेकिया। सो बाय दिस स्टेज यू माइट बी नोइंग दैट ट्रेकिया इज एक्चुअली द विंड पाइप, यह श्वास नली है। तो लैरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रेकिया एंड द लैरिंग्स इट बियर्स रिंग्स। तो इसमें कुछ छल्ले नुमा चीजें होती हैं जो कि हेलाइन कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। सो इट बेसिकली बियर्स रिंग्स ऑफ हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। और यह जो वलयाकार आप आकृति देख रहे हैं ये अधूरी होती है पीछे तरफ से, आप इन्हें आगे तरफ से देख सकते हैं, ये पूरा वलय नहीं है, पीछे की तरफ से छूटा हुआ है। इनका उपयोग यह होता है, इन वलयाकार आकृतियों का उपयोग यह होता है कि हमारा वायु मार्ग जो है वह निपतित ना हो। सो इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ बाय नॉट अलाउइंग द ट्रेकिया और द एपिग्लॉटिस टू कोलैप्स। नाउ देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट वन इज द ट्रेकिया व्हाइल इट एंटर्स द लंग्स इट बाइफरकेट्स इनटू टू पार्ट। जो ट्रेकिया है वो आगे जाकर दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाता है और दोनों लंग्स में एंटर करता है स्मॉल ब्रांचेस के फॉर्म में। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। यू कैन सी इन द डायग्राम, सिंगुलर इज ब्रोंकस, ब्रोंकाई इज प्लूरल। सिंस वी नो दैट ट्रेकिया bifurcates into bronchi and these are basically the branched like structure and the bronchi further bifurcates into bronchioles। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में it is further bifurcating into small branches which are known as bronchioles, ठीक है। and these bronchioles terminate, ये खत्म होती हैं into a grape like structure और a sac like structure, उनको हम कहते हैं alveoli। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है alveoli। these are the basic locations where exchange of gases takes place in our lungs। तो अब हम चल के देखते हैं लंग्स। लंग्स का एक और नाम है पल्मोन्स, हिंदी में इसे फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं और ये फेफड़े लोकेटेड होते हैं आइदर साइड ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के, हृदय के
दोनों ओर लोकेटेड होते हैं। इट रेस्ट ऑन डायफ्राम, यू कैन सी एक डायफ्राम करके एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये दोनों फेफड़े रखे हुए हैं एंड इट इज सराउंडेड बाय अ 2 लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लूरल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन विच सराउंड्स ईच लंग। नाउ वन मोर थिंग, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका साइज एक सा नहीं होता है। जो दायां फेफड़ा होता है वह बाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा सा चौड़ा भी होता है। नाउ वी मूव टू द सेकंड स्टेज ऑफ आवर लेक्चर। अब हम अपने लेक्चर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि जो श्वसन तंत्र है उसका पैसेज क्या है, यानी कि उसका रास्ता क्या है। अब तक जो बेसिक आइडिया वो हमें लग ही चुका होगा कि नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में। एयर मींस ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर मींस द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। नॉस्ट्रिल से फिर वो फेरिंग्स में एंटर करेगी। नेजल कैविटी ओपन्स अप इनटू द फेरिंग्स। जो नेजल कैविटी होती है वह जाकर खुलती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जाके खुलता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स हम जानते हैं कि ट्रेकिया का ऊपरी हिस्सा है, तो लैरिंग्स जाके खुलेगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया इज बेसिकली योर विंड पाइप। यह श्वसन नली है और यह श्वसन नली हमारे बाद में लंग्स में एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड इट टर्मिनेट्स, द ब्रोंक्यूल टर्मिनेट्स इनटू अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोली। अब एल्वियोली के बाद हमारा जो लंग है वह खत्म हो जाता है। तो फिर यहां जाने के बाद क्या होता है, तो देखिए एल्वियोली में होता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान होता है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो डिफ्यूज होती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वह डिफ्यूज होता है एल्वियोली में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस द ब्लड कैपिलरी कैरीज द ऑक्सीजन टू वेरियस टिश्यूज, और टिश्यूज में जाने के बाद होता क्या है, वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जहां पे वी हैव एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्चुअली व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीपी। प्लीज डू वॉच इट। मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उस प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली 5 स्टेप से मिलकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग विच इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद ट्रांसपोर्ट। तो ये जो पहला डिफ्यूजन है यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, यह होता है हमारे एल्वियोलाई में। और जो दूसरा डिफ्यूजन होता है यह होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। ओके, एंड द लास्ट वन इज यूटिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलाइजेशन? यूटिलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ब्लड होता है टिश्यूज में और उसके बाद एक एक बॉडी के एक एक सेल में पहुंच जाते हैं। वहां पर इनकी कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैटाबॉलिक रिएक्शन? कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, thereby releasing some energy. Catabolic reactions means जो बड़े फूड मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे फूड मॉलिक्यूल में या सिंपलर फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है और वह एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। और यह एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है to perform various life processes. So for understanding this section, the 5th point, you will have to look into our previous lecture whereby I have clearly explained the concept of cellular respiration. So friends, अब हम एक एक करके इन्हीं processes को समझते हैं। तो जो पहला process हम देखने वाले हैं वह है breathing. Breathing means सांस लेना। देखिए हमारा जो respiration system है it does not only mean breathing. सिर्फ सांस लेना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं है। रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में समझा है कि द रिलीज ऑफ एनर्जी which is a consequence of conversion of food molecules is known as respiration. तो ब्रीथ करना सिर्फ हमारे रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। तो ब्रीदिंग से हम क्या समझते हैं, देखिए ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन और जब हम सांस बाहर फेंकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपिरेशन। तो देख सकते हैं आप इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक्सेल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यू कैन जस्ट ब्रीथ। आप एक सांस अंदर लेकर देखिए, आप देखेंगे कि आप जब इनहेल करते हैं तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड्स। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो लगभग 3 सेकंड का समय लगता है और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब लगभग 2 सेकंड का समय लगता है। तो हम अब अंदाजा यह लगा सकते हैं कि जो ब्रीदिंग रेट है वह 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है ह्यूमंस में। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? ये जो पूरी ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो
किस प्रकार होती है। जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपका जो चेस्ट रीजन होता है, जो आपके बेसिकली लंग्स होते हैं, वो एक्सपांड और रिलैक्स करते हैं। यह क्यों करता है? देखिए बेसिकली होता ये है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए होता यह है कि जो डायफ्राम है जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करते हैं, और लंग्स रेस्ट ऑन डायफ्राम इन देयर इनसाइड द रिब केज। तो जो रिब है, रिब्स होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं कुछ मसल्स के साथ। तो जब हम इनहेल करते हैं तो यही मसल और जो हमारा डायफ्राम है वह कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण जो हवा है वह अंदर की ओर भागती है। द एयर रशेज इन। देखिए बेसिकली होता क्या है, एयर ऑलवेज travel from the area of high pressure to low pressure. You can see it universally. कहीं पर भी जो मूवमेंट होता है एयर का, it is always from the area of high pressure to low pressure. तो हम यह कह सकते हैं कि जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है दो लोकेशन के बीच में, that causes the movement of air. तो प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट के कारण एयर मूव करती है। इट इज द बेसिक रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर। ऐसा ही हमारे बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में होता है, और इन प्रोसेसेस में जो डायफ्राम है और जो रिब केज की मसल्स हैं वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो यू कैन रीड इट हियर, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। सो इंस्पिरेशन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी के बाहर जो एयर प्रेशर होता है वह ज्यादा होता है। देख सकते हैं आप, द एयर आउटसाइड आवर बॉडी हैज हायर प्रेशर। बाहर हाई प्रेशर है, इनसाइड ऑटोमेटिकली लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बीच में मूवमेंट ऑफ एयर होता है। The flow of air occurs between high pressure and low pressure, therefore this air flows in. अब जब एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें इसका ठीक उल्टा होता है। हमारे शरीर के भीतर जो एयर है उसका प्रेशर अधिक होगा और शरीर के बाहर जो एयर है उसका प्रेशर कम होगा। सो दिस प्रेशर ग्रेडियंट्स अलाउ फॉर एक्सपिरेशन, दैट इज एक्सेल ऑफ एयर फ्रॉम आवर बॉडी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। सो समिंग अप, मैं इसको फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू गेट दैट मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है दैट कॉल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी के भीतर और बाहर एयर का जो फ्लो होता है इट इज डिटरमाइंड बाय प्रेशर ग्रेडियंट। एंड दिस प्रेशर ग्रेडियंट और यह प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में हमारे जो डायफ्राम है और जो रिब केज से एसोसिएटेड मसल्स हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब डायफ्राम और रिब केज से अटैच्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है। इट क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस एंड द एयर रशेस इन साइड आवर बॉडी। इसका ठीक उल्टा, जब डायफ्राम और रिब केज से अटैच्ड मसल्स रिलैक्स करती हैं तब एयर बाहर आती है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंस। विल नाउ मूव फर्दर। तो आगे चलते हुए अब हम अपना अगला प्रोसेस देखते हैं, वह है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो बेसिकली ये दो जगहों पर होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन टू साइड्स। कहां कहां पर हम देख चुके हैं, जब हम पैसेज देख रहे थे, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में पहली बार एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और ब्लड और टिश्यूज के बीच में दूसरी बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। होता क्या है, एज वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारे लंग्स के भीतर ब्रोंक्यूल्स का जो टर्मिनल एंड है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई विच आर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, इट गेट्स फिल्ड विद ऑक्सीजन रिच एयर। और जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन रिच एयर से, तब यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ CO2 विथ ब्लड कैपिलरीज। यानी कि यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो है हमारा ब्लू कलर का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन रिच एयर है जो कि ट्रांसफर हो रही है ब्लड कैपिलरीज में। तो यू कैन सी दीज आर द ब्लड कैपिलरीज एंड दीज रेड कलर थिंग्स आर नथिंग बट योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एंड दीज आरबीसीज आर कैरिंग CO2। ये आरबीसी CO2 कैरी कर रहे हैं, जिसको हमारी एल्वियोलाई है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एब्जॉर्ब कर रही है। मूविंग फर्दर फ्रेंड्स, वी विल नाउ डिस्कस व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो देखिए, जब एक बार एल्वियोलाई जो होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस को, उसके बाद जो हमारे ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट आवर बॉडी टू ईच एंड एवरी बॉडी टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो दिस हीमोग्लोबिन इट बाइंड्स विद बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एक और कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है
है कि ये गैसियस फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। दीज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, यानी कि जो गैसेस हैं वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होंगी और डिसॉल्व होने के बाद ट्रांसपोर्ट होंगी। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ऑक्सीजन अपने आप को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अपने आप को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में डिसॉल्व होगी और ट्रांसपोर्ट होगी, या फिर कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर हमने सबसे पहले जो प्रमुख अंग इससे एसोसिएटेड हुए देखे थे, उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी का सिस्टम का पूरा पैसेज देखा था, और पैसेज देखने के बाद हमने उन 5 प्रोसेसेस को समझा जो कि स्टेप फॉर्म करती हैं हमारे पूरे बॉडी के रेस्पिरेशन का। एट द सेम टाइम हमने कुछ टॉपिक्स अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसे देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन, वी आर ओपन टू इट, एंड प्लीज